तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी महाराष्ट्र में उठने वाले एक और सियासी तूफान की। ये ऐसा सियासी तूफान है कि शिंदे को झकझोर कर रख देगा। भारत 24 आज एक ऐसा खुलासा करने वाला है जिसे देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। आगे चर्चा करेंगे दिवाली पर दंगे की साजिश की। जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा था तब गुजरात का एक शहर जल रहा था। पत्थरबाजी से पूरा इलाका पट गया था। पुलिसकर्मियों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। सवाल यह है कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले दिवाली पर दंगे की साजिश के पीछे कौन? फिर बात होगी यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट की। यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। अब सवाल यह है कि अब यूपी की योगी सरकार इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेने वाली है। क्या अवैध पाए गए मदरसों पर बुलडोजर चलेगा या फिर योगी सरकार इन्हें मान्यता देकर आधुनिक बनाएगी? और इसके बाद बात होगी एक ऐसे चक्रवाती तूफान की जो दबे पांव भारत की ओर काल बनकर बढ़ रहा है। सितरंग तूफान की रफ्तार को देखते हुए बिहार, बंगाल समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। शिंदे की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि जिन 50 विधायकों को लेकर शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, उनमें से 22 विधायक शिंदे से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन इन नाराज विधायकों को बीजेपी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कोई बैर नहीं है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी ही गठबंधन की सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया है? महाराष्ट्र में आने वाला है नया सियासी तूफान। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार फिर भी ऑपरेशन लोटस के हुक्म। गिरने वाली है शिंदे की सरकार। क्या डिप्टी सीएम फडणवीस बनाएंगे बहुमत की सरकार? उद्धव भी बीजेपी से हैं लाल। सवाल, अगर गिर जाएगी शिंदे की सरकार तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर बनाएंगी महाराष्ट्र में नई सरकार या फिर होगा कोई नया सियासी खेला? क्योंकि महाराष्ट्र से बहकर दिल्ली तक आने वाली सियासी हवा दे रही है एक नया संदेश। शिंदे के समर्थक विधायक ही करेंगे शिंदे सरकार को फेल। चौंके नहीं, ये राजनीति है और चाणक्य शताब्दियों पहले ही कह चुके हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिन 50 विधायकों ने शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी और वही विधायक शिंदे की खाट खड़ी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के 50 समर्थक विधायकों में से 22 नाराज हैं और उनकी नाराजगी कभी भी शिंदे सरकार पर भारी पड़ सकती है। और नाराज 22 विधायकों की नाराजगी बीजेपी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के नाराज 22 विधायकों को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस पसंद है। इनमें से कई विधायक तो सीधे फडणवीस के संपर्क में हैं। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी ही सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में होगा? महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें। शिंदे सरकार के पास 164 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जबकि शिंदे गुट के 50 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उसे हासिल है। और अगर 164 में से शिंदे गुट के नाराज 22 विधायकों ने साथ छोड़ा तो शिंदे सरकार के पास सिर्फ 142 विधायक बचेंगे, यानी बहुमत से 3 का। कुछ ऐसा ही झारखंड में भी हुआ था। शिबू सोरेन के साथ 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन झारखंड के सीएम बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से 11 मार्च 2005 को उनकी सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई और अर्जुन मुंडा फिर सीएम बने।
2009 में भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के जाल में शिबू सोरेन फंस गए। 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार 6 महीने ही चल पाई। 31 मई 2010 को शिबू सोरेन को फिर से इस्तीफा देना पड़ा और 11 सितंबर 2010 को अर्जुन मुंडा फिर सीएम बने। महाराष्ट्र में भी बीजेपी इस ऑपरेशन लोटस के फॉर्मूले को अपना रही है। पहले उद्धव की सरकार से शिंदे गुट को अलग किया। कम विधायक होने के बाद भी शिंदे को कुर्सी की चाबी सौंपी। अब बीजेपी की नजर शिंदे के नाराज विधायकों पर है। भारत में एक कहावत है, लाठी ऐसे चलाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और महाराष्ट्र में बीजेपी कुछ ऐसा ही करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और महाराष्ट्र से अब आपको लेकर चलते हैं केरल, जहां वामपंथी सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव बढ़ गया है। 9 कुलपतियों के इस्तीफे के राज्यपाल के फरमान के बाद विजयन सरकार सड़क पर आ गई है। पी विजयन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, तो राज्यपाल वाइस चांसलर्स की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। केरल में 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का इस्तीफा मांगने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पी विजयन सरकार के बीच ठन गई है। कुलपतियों का इस्तीफा मांगना पी विजयन और उनके मंत्रियों को इतना नागवार गुजरा है कि सीएम के साथ साथ पूरी सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए केरल के 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को इस्तीफा देने का फरमान सुनाया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिन वाइस चांसलर्स का इस्तीफा मांगा वो यूनिवर्सिटी ये हैं: केरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, धूनचट, एजुथचन, मलयालम यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी वाइस चांसलर्स अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राज्यपाल और उनके बीच विवाद खत्म नहीं हो जाता। राज्यपाल ने इन यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए इस्तीफा मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजश्री एमएस की नियुक्ति को अवैध करार देकर रद्द कर दिया था। इसी के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा था। इस विवाद के बाद अब केरल के सीएम पी विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना साधा है। उन पर यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के टूल को थोपने का आरोप लगाया गया है। विजयन ने कहा है कि ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और वीसीएस की शक्तियों पर अतिक्रमण जैसा है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ काम करने के लिए नहीं होता, बल्कि संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने के लिए होता है। वो आरएसएस के टूल की तरह काम कर रहे हैं। अब राज्यपाल के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीएम से लेकर मंत्री तक ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने फैसले पर टिके हुए हैं। अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के समर्थन में पी विजयन सरकार मैदान में उतर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और महज कुछ ही दिनों में गुजरात चुनाव का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात जो कुछ हुआ वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दिवाली के जश्न के बीच स्ट्रीट लाइट्स को बंद करके दंगा भड़काना, पेट्रोल बम से हमला करना, कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर दिवाली के दिन दंगे की साजिश किसने की? क्या इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? हिंदुओं के सबसे खास त्योहार दिवाली पर गुजरात का वडोदरा शहर जल उठा। पूरे देश में लोग पटाखे फोड़कर दिवाली मना रहे थे, तो गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फोड़े जा रहे थे। दिवाली के मौके पर धर्म विशेष के लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी की गई, हिंदुओं के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए।
स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके बाद जिहादियों ने जमकर तांडव मचाया। आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बता रही है कि हिंसा कितनी खतरनाक थी। इलाके में पहले से पुलिस तैनात थी, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट कर पेट्रोल बम फेंका ताकि पुलिस हिंसा वाली जगह से भाग निकले। बड़ोदरा के पानीगेट के हरन खाना रोड पर दंगाइयों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला। रेहड़ी पर दुकान लगाने वाले गरीबों की दुकानें जला दी। आग का ये गुबार, सड़क पर बिखरे पड़े ये बड़े बड़े ईंट के टुकड़े बता रहे हैं कि हिंसा कितनी जबरदस्त हुई है। दंगाइयों ने इस इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાही કરવામાં આવશે। दंगे पर काबू पाने के लिए पुलिस का एक बड़ा अमला पहुंचा, तब जाकर दंगाई काबू में आए। 24 अक्टूबर को दिवाली की रात गुजरात के बड़ोदरा के पानीगेट इलाके में हुई हिंसा पर कई सवाल उठ रहे हैं। पेट्रोल बम आया कहां से? स्ट्रीट लाइट को किसने बंद किया? ईंट के इतने बड़े बड़े टुकड़े कहां से आए? सीसीटीवी के मुंह को किसने मोड़ा? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। दंगे की साजिश आखिर किसने रची? इस हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। अब पुलिस दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में है। अभी तक 20 से ज्यादा दंगाई पकड़े जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ोदरा जैसे शहर में इस तरह से हिंसा होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग महज कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान कर सकता है। ऐसे में गुजरात में कानून व्यवस्था को बनाए रखना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। विपक्ष सरकार पर सर्वे को लेकर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि ये सर्वे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने और यहां पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। अब मदरसों का सर्वे लगभग पूरा होने की बात कही जा रही है। ऐसे में यूपी में मदरसों के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो मदरसों की सर्वे रिपोर्ट का। यूपी के मदरसों में आखिर क्या होता है? यूपी में कितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं? यही जानने के लिए योगी सरकार ने बीते दिनों मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। यूपी के सभी 75 जिलों में सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। सर्वे के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल मदरसे 24,000 से ज्यादा हैं। इनमें से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या कुल 16,513 है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 7,500 है। दरअसल यूपी में बड़ी संख्या में मदरसे बगैर मान्यता के भी चल रहे हैं। इन्हीं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। बिजनौर में ऐसे मदरसों की संख्या 450 है। बस्ती में 350 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोंडा में ऐसे 281 मदरसे हैं। शामली में 244, सिद्धार्थनगर में 185, मऊ में 90, लखनऊ में 100, कानपुर में 85 और आजमगढ़ में 95 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर ही यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी।
मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को देश और समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। अब एक बार आपको यूपी में मदरसों के सर्वे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 10 सितंबर को सर्वे का काम शुरू हुआ था। 5 अक्टूबर को सर्वे खत्म होने की मियाद थी, लेकिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। 20 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई। अब 31 अक्टूबर तक सभी डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं 15 नवंबर तक यूपी सरकार को सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ था। मदरसों के सर्वे को लेकर 11 बिंदुओं की जांच करने के आदेश आला अधिकारियों को दिए गए थे। वो 11 बिंदु क्या थे, अब आपको ये बताते हैं। पहला, मदरसे का नाम। दूसरा, मदरसे चलाने वाली संस्था का नाम। तीसरा, मदरसे की स्थापना की तारीख। चौथा, मदरसे का स्टेटस, निजी या किराए के भवन में। पांचवा, छात्र छात्रा की सुरक्षा के इंतजाम। छठा, बिल्डिंग, पीने का पानी, फर्नीचर, टॉयलेट का इंतजाम। सातवां, छात्रों शिक्षकों की संख्या। आठवां, किस पाठ्यक्रम का इस्तेमाल हो रहा है। नौवां, मदरसे की आय का सोर्स। 10वां, छात्रों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी। 11वां, अगर किसी संस्था से संबद्धता है तो विवरण। यूपी सरकार ने साफ किया है कि सर्वे असली नकली के मकसद से नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा और केंद्रों की संख्या, उनकी व्यवस्था की सही जानकारी के लिए रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविख्यात संस्था दारुल उलूम देवबंद के बारे में तंग-नज़री रखना ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी संस्था पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक नज़ीर है। ऐसी संस्था में बहस करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दारुल उलूम देवबंद न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने इस दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4,500 से ज़्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी खूब हुई। किसी ने इसे धर्म से जोड़ा तो किसी ने एक ही समुदाय को टारगेट करने की बात कही। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। दरअसल लंबे वक्त से मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे। कई मौकों पर देश भर के कई मदरसों में आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले भी सामने आए। ऐसे में सरकार की दलील है कि मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए यह सर्वे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।